नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। पूरे छत्तीसगढ़ की खबर आप तक पहुंचाएंगे, आपको दिखाएंगे और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। बता दें कि आज सारंगढ़ और भिलाईगढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। नवगठित सारंगढ़ भिलाईगढ़ जिले का दौरा करेंगे सीएम। सारंगढ़ भिलाईगढ़ के भिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम करेंगे, तो वहीं सोनाखान में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। बताया जा रहा है आम जनता से सरकार की योजनाओं की फीडबैक लेंगे और विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों से भी यहां पर भेंट करेंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज दौरा रहने वाला है। नवगठित सारंगढ़ भिलाईगढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे, दौरा करेंगे। बताया जा रहा है भिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम करेंगे, तो वहीं सोनाखान में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। आम जनता से सीधे संवाद करेंगे और सरकारी योजनाओं की फीडबैक भी यहां पर आम जनता से लेते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री। जो सरकारी योजनाएं आम जनता के लिए लागू की जाती हैं, वो योजनाएं जो है वो आम जनता तक सही से पहुंच पा रही है या नहीं, कितना लाभ मिल पा रहा है या नहीं, ये वो तमाम चीजें होंगी जिसको लेकर के मुख्यमंत्री ये फीडबैक लेंगे, आम जनता से संवाद करेंगे। उनका भेंट मुलाकात कार्यक्रम भी रखा गया है जहां वो सीधे जनता से संवाद करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि तमाम प्रतिनिधिमंडल जो है उनसे भी भेंट मुलाकात कार्यक्रम करेंगे। अलग अलग विषयों को लेकर के चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री। विभिन्न प्रतिनिधिमंडल से भेंट करेंगे सीएम। और जल्द जानकारी के साथ आपको बता दें कि संवाददाता नेहा केशरवानी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा का रुख करेंगे। नेहा, कहा जा रहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सारंगढ़ और भिलाईगढ़ दौरे पर रहेंगे, जहां भेंट मुलाकात कार्यक्रम उनके लिए रखा गया है और आम जनता से भी सीधे संवाद करते हुए वो नजर आएंगे। कितने बजे वो यहां भिलाईगढ़ और सारंगढ़ पहुंचेंगे, क्या कुछ पूरी जानकारी, पूरा शेड्यूल उनका आज का? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम जो है वो पिछले 3 माह से चल रहा है और इन 3 माह में 60 से भी अधिक विधानसभा क्षेत्रों का सीएम बघेल ने दौरा किया है और इन 60 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में सीएम सीधे आम जनता से रूबरू हुए हैं और उसी का क्रम अभी भी जो है वो जारी है। और आज जो है बलौदाबाजार जिले और सारंगढ़ जिले का उनका दौरा रहेगा। सबसे पहले जो दौरा रहेगा बलौदाबाजार जिले के सोनाखान में भेंट मुलाकात कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से शुरू है, जिसके लिए रायपुर हेलीपैड से सीएम जो है वो 11 बजे सीधे बलौदाबाजार के लिए रवाना होंगे। और उसके बाद जो है अगला भेंट मुलाकात कार्यक्रम सारंगढ़ भिलाईगढ़ जिले के सरसीवा में होने जा रहा है, जिसका जो टाइमिंग है वो दोपहर 3 बजे है। तो इन दोनों जगह में आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम रहेगा। सीएम जो है वो सीधे जनता से रूबरू होंगे। सारंगढ़ और भिलाईगढ़ अभी नव गठित जिला बनाया गया है और जाहिर सी बात है कि जिले बनने के बाद अब जो है वो पहली बार सीएम वहां पर पहुंच रहे हैं, तो लोगों को जिले बनने के बाद किस तरीके से वहां जिले में चेंजेस आए हुए हैं, कैसा विकास देखा गया है, क्या बदलाव आए हैं, इसको लेकर के भी सीएम आम जनता से फीडबैक लेंगे ही लेंगे। इसके साथ साथ आम जनता को भी एक ये भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत प्लेटफॉर्म मिलता है कि वो अपने प्रदेश के मुखिया से सीधे तौर पे अपनी जो बातें हैं वो अपनी समस्याओं को रख सके और अपने जिस भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उसकी शिकायत सीएम से सीधे कर चुके। तो ये दोनों अलग अलग जगहों में आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम देखा जाएगा। इसके साथ साथ जनप्रतिनिधिमंडल से भी शाम की मुलाकात सीएम बघेल की रहेगी। उसके बाद जो है हर भेंट के बाद अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी सीएम बघेल जो है वो लेते नजर आते हैं। अधिकारियों की समीक्षा बैठक सबसे खास होती है, तभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम सफल माना जाता है, क्योंकि इस समीक्षा बैठक में जो है पूरी जो जनता से फीडबैक प्राप्त हुई होती है वो सीधे अधिकारियों से उसके बाद चर्चा करते हैं और उसके बाद आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि किन योजनाओं का लाभ आम जनता तक क्यों नहीं पहुंचा और नहीं पहुंचा तो उसके पीछे का कारण, और अब आने वाले समय में किस तरीके से इस योजना का लाभ हम आम जनता को दे सकते हैं, उसकी पूरी जो है आवश्यक दिशा निर्देश उसके तहत जो है वो अधिकारियों को दिए जाते हैं। तो इस तरीके से जनप्रतिनिधिमंडल से शाम को मुलाकात होगी, उसके बाद अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी सीएम लेंगे। तो आज उनका दिन भर का ये शेड्यूल रहेगा। जी ठीक है नेहा, बने रहिए, आगे भी लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इस बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। बता दें कि दिल्ली दौरे पर रहने वाली है राज्यपाल अनुसुईया उइके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेगी राज्यपाल अनुसुईया उइके। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आरक्षण विधेयक को लेकर के यहाँ पर चर्चा करती हुई नजर आएंगी।
76% आरक्षण के विधेयकों पर राज्यपाल ने नहीं किए हैं हस्ताक्षर, जिसको लेकर के आज वो राष्ट्रपति से चर्चा करेंगी। तो वहीं कहा जा रहा है पीएम मोदी से भी मुलाकात कर सकती हैं राज्यपाल अनुसुईया उइके। तो दिल्ली दौरे पर है राज्यपाल अनुसुईया उइके। कहा जा रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज वो मिलेंगी, मुलाकात करके और आरक्षण विधेयक पर चर्चा करेंगी। आपको बता दें कि 76% आरक्षण के विधेयक पर अभी तक राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिसको लेकर के आज वो राष्ट्रपति से चर्चा करेंगी। पीएम मोदी से भी मुलाकात कर सकती हैं और लीगल ओपिनियन लेने के बाद ही आगे वो हस्ताक्षर करेंगी या नहीं, ये फैसला वो करेंगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नेहा हमारे साथ बनी हुई है। नेहा का एक बार फिर से रुख करेंगे। नेहा, दिल्ली दौरे पर है राज्यपाल अनुसुईया उइके। कहा जा रहा है कि आज राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हो सकती है और आरक्षण विधेयक को लेकर के वो चर्चा करेंगी और कहा यह भी जा रहा है कि लीगल ओपिनियन लेने के बाद ही अब आगे अपना फैसला वो सुना सकती हैं। क्या जानकारी और? बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक का जो पेच है वो अब राजभवन में फंस गया और इसी बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके का दिल्ली दौरा है और जाहिर सी बात है कि इस दिल्ली दौरे पर वे खासतौर से जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने वाली हैं और उनके तरफ से इस तरीके का हवाला भी दिया गया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है उनसे वो मुलाकात करके यहाँ भी छत्तीसगढ़ के आरक्षण मामले पर चर्चा जरूर करेंगी। तो उसी के तहत कयास लगाए जा रहे हैं कि आज की जो मुलाकात होगी वो छत्तीसगढ़ के आरक्षण मामले के लिहाज से काफ़ी अहम होने वाली है। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के चर्चा और कहीं ना कहीं कुछ फैसला भी जो है वो राज्यपाल अनुसुईया उइके के द्वारा जो है वो लिया जा सकता है। इसके पहले जो है राज्यपाल अनुसुईया उइके ने गृह मंत्री से भी मुलाकात की है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात हो सकती है, ऐसी बातें सामने आई हैं। आरक्षण विधेयक का जो पूरा मामला है वो लीगल ओपिनियन की जो टीम है वो उस पर काम कर रही है। राज्यपाल की तरफ से भी इस तरीके का हवाला दिया जा रहा है कि अभी फिलहाल आरक्षण के मुद्दे को लेकर के पूरी तरह से लीगल ओपिनियन की टीम है वो उस पर काम कर रही है। हाईकोर्ट ने पिछले दिनों जो है 58% आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए इसको जो है वो खारिज कर दिया था, जिसके बाद से अब जो है सरकार जो है छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो 76% आरक्षण का विधेयक बिल जो है वो लेकर पास करी है। तो अब जाहिर सी बात है कि राज्यपाल इसी विषय को लेकर के हर चर्चा विमर्श जो है वो किया जा रहा है, बराबर जो है वो कानूनी सलाह लेते जा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि 76% आरक्षण में राज्यपाल साइन कर देती हैं तो आगे चलकर ये पूरा मामला कोर्ट में ना फंस जाए, इसको लेकर के राज्यपाल जो है अपनी तरफ से हर संभव जो है वो प्रयास कर रही हैं। और कहीं ना कहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आदिवासी महिला है, तो जाहिर सी बात है कि वो पूरे आरक्षण के मुद्दे पर अच्छे से समझेंगे और राज्यपाल अनुसुईया उइके भी आदिवासी महिला है, तो ठीक है यहाँ देखना होगा कि लीगल ओपिनियन लेने के बाद आखिर राज्यपाल क्या कुछ अपने फैसले यहाँ पर लेती है। ठीक है, बने रहिए, आगे भी लगातार अपडेट आपसे लेंगे। इस बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। रायपुर से बता दें कि ठंड और कोहरे के चलते बताया जा रहा है कि फिर से दो एक्सप्रेस ट्रेनें यहाँ पर रद्द हुई हैं। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देखिए, रेलवे ने फिर से रद्द की है 2 एक्सप्रेस ट्रेनें। दोहरीकरण कमीशनिंग के काम के चलते ये ट्रेनें रद्द कर दी गई है। वास्को द गामा जसीडी एक्सप्रेस यहां पर रद्द रहेगी, तो वहीं जसीडी वास्को द गामा एक्सप्रेस रद्द रहेगी। बड़ी खबर सामने आ रही है, बता दें रायपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नेहा हमारे साथ बनी हुई है। नेहा का रुख करते हैं। नेहा, कहा जा रहा है ठंड और कोहरे के चलते फिर से 2 एक्सप्रेस ट्रेनें जो है वो रद्द कर दी गई हैं कि काफी परेशानी यहाँ पर यात्रियों को भी अब उठानी पड़ सकती है। और देखिए, ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला पिछले 1 साल से जारी है, तो जाहिर सी बात है कि यात्रियों को भी अब जो है ये ट्रेनें रद्द होने की बात जो है वो काफ़ी परेशानदायक नहीं लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अब जो है वो ट्रेनों पर निर्भर ना होकर के अपने साधन या बस की सुविधा भी लेते हैं। और इसी बीच 2 एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, इस सप्ताह में 1 दिन चलने वाली ट्रेनें हैं, वास्को द गामा और जसीडी, ये दोनों ट्रेनों को रद्द किया गया है। फिलहाल इसका जो रद्द होने का कारण रेलवे विभाग द्वारा ये बताया जाए है कि जो है दोहरीकरण इंटरकॉलिंग का कार्य
चल रहा है, जिसके कारण ये दोनों ट्रेनें रद्द हुई हैं। फिलहाल काफ़ी जो ट्रेनें बीते दिनों जो रद्द चल रही थी उन्हीं को अभी पटरी में लाने का काम चल रहा है। कई ट्रेनें जो है वो अभी रेगुलर नहीं हुई हैं। इसमें जो ट्रेनें रद्द हुई थी और जो वापस नहीं आ सकी है पटरी में, उसमें भी कई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं, जिसमें के कारण यात्री काफ़ी तरीके से जो है पूरी तरह से रेलवे पर अब निर्भर नहीं है और अपने साधनों पर ही निर्भर है। तो अभी जो हाल फिलहाल में ये देखा गया है कि अभी जो 2 एक्सप्रेस ट्रेनें हुई हैं, आगे भी जो है मौसम को स्थिति को देखते हुए कई ट्रेनें जो हैं वो काफ़ी लेट लतीफ़ी का सामना भी यात्रियों को करना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई छत्तीसगढ़ में कहीं मौसम के लिहाज से जो है वो देखा जाए, सुबह जो है कोहरे की स्थिति बनती है, जिसके कारण 7 से 8 घंटे ट्रेनों के लेट लतीफ़ी का सामना यात्री अलग कर रहे हैं। उसी बीच जो है बड़ी बड़ी एक्सप्रेस ट्रेनें हैं वो रद्द होना, तो कहीं ना कहीं यात्रियों की परेशानी एक प्रकार से फिर बढ़ा दिया है। बीते दिनों इसको लेकर के भी कई मामले जो है वो दोनों पार्टियों और राजनीतिक पार्टियां भी इसको लेकर के कई मामले उठाना चाहिए है कि कैसे यात्रियों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसको लेकर के रेलवे विभाग में कई हड़ताल आंदोलन किए गए थे। हाल फिलहाल में ही छत्तीसगढ़ में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई है, उसके विरोध में भी कई लोग सामने आए थे कि जो छत्तीसगढ़ में पहले से ही ट्रेनें रद्द हो रही हैं उनको जो है वापस से पटरी में लाया जाए। ठीक है नेहा, ठीक है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर का रुख करते हैं। सूरजपुर से खबर सामने आ रही है, जहां स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले अपने भविष्य पर एक निर्णय लूंगा, ये बयान उन्होंने दिया है और उन्होंने कहा कि उसके बाद ही कार्यकर्ताओं से कुछ कह पाऊंगा। अभी तो कार्यकर्ताओं के ऊपर है, उनकी मन की बात है, किस बात को लेके वो काम करना चाहेंगे। आपकी तरफ से अब चुनाव के पहले आते तक मैं कुछ अपने भविष्य के लिए निर्णय लूंगा, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं। खबर मनेंद्रगढ़ से सामने आ रही है, जहां नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान सामने निकल कर आ रहा है। रेत और कोल के अवैध उत्खनन पर उन्होंने बयान दिया है, कहा कि कोल रेत माफिया भूपेश सरकार में है संचालित। अवैध कारोबार के कारण हो रहे नए किस्म के अपराध और अब अपराधियों के यहां ईडी का पड़ रहा है छापा। तो हमने कई बार विधानसभा में इस ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोल माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, ये सारी चीजें भूपेश की सरकार में खुलेआम। अभी ईडी ने अपने प्रेस नोट में कहा है कि 2500 रुपये टन कोल में लिया जा रहा है। ईडी का छापा पड़ रहा है अधिकारियों के यहाँ। 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ रुपए प्राप्त हो रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? अवैध कारोबार के कारण छत्तीसगढ़ में नित नए किस्म के अपराध हो रहे हैं। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में चावल घोटाले का आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत का बघेल सरकार पर हमला देखने को मिला। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए केंद्र से आए चावल में 5127 करोड़ का घोटाला किया गया। 3 करोड़ 80 लाख क्विंटल में से 1 करोड़ 50 लाख क्विंटल चावल गायब है। राजेश मूणत के बयान पर सीएम बघेल का भी पलटवार देखने को मिला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के समय एक व्यक्ति के पास 100 राशन कार्ड होते थे। कई जिलों में ऐसे लोगों को मैं खुद जानता हूं। हमारी सरकार ने राशन कार्ड को आधार से लिंक किया है। पीडीएस में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। अगर कहीं शिकायत होगी तो कार्रवाई करेंगे। राजेश मूणत के आरोप पर मोहन मरकाम ने भी यहां पर उन्हें नान घोटाला याद दिलाया। कहा मोहन मरकाम का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वाही लूटने के लिए आरोप न लगाए। केंद्र सरकार ने जितना चावल छत्तीसगढ़ सरकार को प्रधानमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना के तहत दिया मुफ्त में बांटने के लिए, उसमें 1 लाख क्विंटल से ज्यादा का घपला इस छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है, जो लगभग 5000 करोड़ का होता है। सरकार से पूछना चाहते हैं, ये गरीब का निवाला जो आपने छीना, ये कहां गया? स्पष्ट करें, सरकार इसका उत्तर दे। 1.5 लाख करोड़ रुपया गया है। ये लोग तो चप्पल खरीद के मारते थे, मोबाइल खरीद के मारते थे और कुछ क्या खरीद के नहीं मारते थे। तो सारे कमीशन खोरी उसी में होता था। चावल है वो सीधी सी बात सबको आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया है। तो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। तो वहाँ तो जिसके पास रहता था 10-10, 20-20 का राशन कार्ड। मैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों को शहर में जानता हूँ जिसके पास 100 कार्ड रहता था।
और जो ज़रूरतमंद है उसके पास एक भी राशन कार्ड नहीं होता था। वो दौर भी हम लोगों ने देखा है, लेकिन आज सबके पास राशन कार्ड है, सबको चावल मिल रहा है, और यदि कहीं शिकायत है तो उसकी कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 36,000 करोड़ का नान घोटाला हुआ। भारतीय जनता पार्टी वो अपने को देख ले, अगर वो ऐसा आरोप लगा रहे तो आरोप तथ्यों के साथ रखे, सिर्फ और सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए इस ढंग से अनर्गल आरोप सरकार के ऊपर लगा रहे। तो बिलासपुर से खबर सामने आ रही है, जहां बता दें कि आरक्षण मामले पर सीएम का राज्यपाल पर गंभीर आरोप देखने को मिला। आरक्षण मामले में बीजेपी और राजभवन के बीच जो सियासत देखी जा रही है, सीएम बघेल ने कहा, उन्होंने कहा कि बीजेपी आरक्षण को लेकर अब चुप्पी साधी हुई है। विधेयक को राज्यपाल वापस लौटा भी नहीं रही। राज्यपाल पर अधिकार के दायरे से बाहर जाकर काम करने का आरोप लगाया गया। राज्यपाल हस्ताक्षर कर तत्काल विधेयक वापस भेजे, सीएम बघेल ने ये बयान दिया है। और राजभवन के बीच राजनीति हो रही, छत्तीसगढ़ के साथ छलावा हो रहा है। सैकड़ों हजारों पद स्वीकृत है, भर्तियां होना है, और राज्यपाल जी बिल को लेके बैठी हैं, वापस नहीं कर रही ना दस्तखत कर रही हैं। ये छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो ये तत्काल होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पहले मार्च पास्ट की, अब चुप क्यों है? तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो अधिकार नहीं है राज्यपाल को, वो पत्र लिख रही है, लेकिन जो उनको करना है वो काम नहीं कर रही है। हस्ताक्षर करके तत्काल हमारे पास वापस भेजा जाए। खबर रायपुर से सामने आ रही है, जब बता दें कि गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को एक सौगात दी गई है, बड़ी सौगात दी गई है। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने हितग्राहियों को सौगात दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां पर भुगतान किया गया है। तो प्रदेश भर के हितग्राहियों को 5 करोड़ 99 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। गौठान समितियों को 94 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। तो महिला समूहों के खाते में 64 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए, और अब तक 32 करोड़ 36 लाख रुपए के गोबर की खरीदी भी की गई है। गोधन न्याय योजना से किसान हैं, गौपालक हैं या मजदूर हैं, उनके लिए एक अतिरिक्त आय का जरिया बन चुका है, और इसके माध्यम से वो अपने छोटे छोटे सपने हैं वो साकार कर रहे हैं। बहुत अच्छा ये काम भी हो रहा है। विभाग के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग भी किया जा रहा है, नए गौठान के निर्माण भी किए जा रहे हैं। खबर रायपुर से, जो बता दें कि पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का एक बड़ा बयान सामने निकल कर आ रहा है। राज्यपाल को लेकर मोहन मरकाम ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस के एजेंडे पर चलने का उन्होंने आरोप लगाया है। बीजेपी आरएसएस आरक्षण नहीं देना चाहती है और उनकी राह पर चल रही है राज्यपाल। तो बीजेपी आरएसएस के दबाव में विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं कर रही है राज्यपाल। तो राज्यपाल पर देखिए, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने ये बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी आरएसएस आरक्षण नहीं देना चाहती है और उन्हीं की राह पर राज्यपाल अब चल रही है। महामहिम राज्यपाल जी ने ही सरकार को चिट्ठी लिखी थी कि विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण बिल पास किया जाए, और उसी के मंशा के अनुरूप हमारी सरकार ने तत्परता दिखाई और फिर आरक्षण विधेयक विधानसभा में पास किया। विधानसभा में भी दिखा, विधानसभा में भी उस विधेयक को रोकना चाह रहे थे, मगर बाद में सर्वसम्मति जरूर बना। मगर पहले उनकी जो मंशा है, उनका एजेंडा है, वो संविधान बदलना चाहते हैं, आरक्षण देना नहीं चाहते, आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से कमजोर लोगों को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का हिडन एजेंडा है। तो राजनांदगांव पहुंचे हैं पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। रमन सिंह ने कहा कि 4 साल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। प्रदेश में शराब माफिया, कोल माफिया सक्रिय है। इसके अलावा रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार चरम पर है। दरअसल रमन सिंह स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने राजनांदगांव पहुंचे थे और तब उन्होंने जमकर कांग्रेस पर हमला बोला। 4 साल भय के, आतंक के, लूट के 4 साल रहे हैं, और भूपेश सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरी चौपट कर दिया है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ रेत माफिया, शराब माफिया, कोल माफिया, लैंड माफिया काम कर रहा है। और आज देख रहे हो ना, ईडी और सीडी का
किस प्रकार हिंदुस्तान में किसी राज्यों में इतने आईएएस अधिकारी और सीनियर अफसर के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई जितनी कार्रवाई हो रही है। तो पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने विकास खोजो बिलासपुर बचाव अभियान की शुरुआत की है और उस दौरान अमर अग्रवाल ने जनता से उनकी समस्याओं को जाना और प्रदेश सरकार के कामकाज को लेकर आम जनता से बातचीत की। आपको बता दें कि बीजेपी शहर के हर वार्ड के घर घर जाकर कांग्रेस सरकार के किए गए वादों को लेकर चर्चा करेंगी। बीजेपी ने कहा कि शहर में कानून व्यवस्था फेल है और आए दिन हो रही आपराधिक घटनाओं से लोग त्रस्त है। बढ़ते हुए अपराध को लेके पूरा बिलासपुर चिंतित है, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, इसके लिए बिलासपुर की जनता त्रस्त है। और खासकर बिजली बिल जो डबल तिबल आया है या बिजली कभी भी आती जाती है, उसको लेकर शहर की जनता आक्रोश है और प्रधानमंत्री आवास के लिए लोग नए नए आवेदन दे रहे हैं। तो पूरी तरह से जो अभी मैंने आज ही एक वार्ड से प्रारंभ किया है, दूसरे वार्ड में ये यात्रा चल रही है, लोग बहुत निराश हैं इस कांग्रेस से। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, जल्द लौटेंगे। फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। चुनावी साल में धान खरीदी के लिए कोटा छत्तीसगढ़ सरकार बढ़ा सकती है। सरकार 15 क्विंटल की जगह 20 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदने की तैयारी कर रही है। वहीं धान खरीदी का कोटा बढ़ाने के सवाल पर सीएम बघेल ने कहा कि हम बरसात और गर्मी की भी सभी फसल खरीदना चाहते हैं, पर केंद्र सरकार एनथॉल बनाने की इजाजत नहीं दे रही है। बीजेपी किसान विरोधी है। मैं तो बरसात के पूरे फसल खरीदना चाहता हूँ, गर्मी फसल के भी पूरे फसल खरीदना चाहता हूँ। भारत सरकार का एक एनओसी तो दे दे जो हमको इथेनॉल प्लांट लगाने की, उसमें एक पैसा लगना नहीं है, लेकिन वो अनुमति दे नहीं रहे। किसानों का भला होता। भारतीय जनता पार्टी शुरू किसान के विरोध में, वो नहीं चाहते उसका भला हो, आदिवासी का भला हो, अनुसूचित जाति का भला हो, पिछड़े वर्ग के लोगों का भला हो, नहीं चाहते। राजभवन में देखो किस प्रकार से आज 19 तारीख हो गया, 2 तारीख से विशेष सत्र बुलाया गया, पकड़ के बैठी हैं, फाइल में दस्तखत ही नहीं कर रही हैं। तो ये तो स्थिति है। तो वो किसी प्रकार के भला नहीं चाहते, वो केवल शोषण करते हैं छत्तीसगढ़। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।